आरती एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखती थी। उसने बीकॉम तक पढ़ाई कर ली थी। उसके परिवार में उसके माता पिता और बड़े भाई सुरेश थे, जिनकी शादी हो चुकी थी। अब आरती के लिए भी रिश्ते देखे जा रहे थे। कुछ लड़के आरती को और उसके परिवार वालों को पसंद नहीं आ रहे थे, तो कुछ ने आरती को रिजेक्ट कर दिया था। देखते देखते साल भर गुजर गया। आखिरकार मिस्टर मोदी के बेटे रुपेश से मिलने के बाद श्याम नारायण जी आरती के पिता की तलाश पूरी हुई, क्योंकि लड़का लाखों में एक था। गुणवत्ता और समझदारी में तो कोई मुकाबला ही नहीं था उसका। पढ़ा लिखा तो था ही, साथ ही साथ हर काम में दक्ष और निपुण। आरती के पिता का मानना था कि भगवान तकदीर से छीन सकते हैं, लेकिन हाथ का हुनर और विद्या नहीं छीन सकते। अगर कभी बुरा वक्त भी आ जाए तो हमारी बेटी को खाने और पहनने की कभी तकलीफ नहीं होगी। लड़के वालों को भी आरती एक नज़र में ही पसंद आ गई। दोनों परिवारों ने बातचीत करके पंडित जी से मुहूर्त निकलवाकर बात आगे बढ़ाने का तय किया। तब तक लड़की के पिता श्याम नारायण और भाई सुरेश ने लड़के की छानबीन भी कर ली। छानबीन में सब ठीक ही था। लड़के को किसी प्रकार की नशे की भी कोई लत नहीं थी। ना तो वह शराब पीता था और ना ही किसी तरह का नशा करता था। बस एक ही समस्या थी कि घर में लड़की की शादीशुदा बहन ही थी, जो घर में अपना हुक्म चलाती रहती थी। यह बात आस पड़ोस से पूछने के बाद मालूम हुई, क्योंकि लड़के की माँ नहीं थी, इसलिए घर के कोई भी अहम डिसीजन श्रीधर जी अपनी बेटी से पूछकर ही लेते थे। पर यह बात लड़की वालों को इतनी भी ज्यादा बुरी नहीं लगी। पूरी तसल्ली के बाद उन्होंने पंडित से मुहूर्त निकलवाकर लड़के वालों को फोन कर दिया और दोनों की सगाई कर दी। ठीक 1 महीने बाद शादी थी। दोनों परिवार शादी की तैयारियों में जुट गया। लड़की के पिता और भाई ने उसके दहेज में कोई कमी नहीं रखी। फ्रिज, टीवी, पलंग, अलमारी, वॉशिंग मशीन सब कुछ दे दिया। अपनी हैसियत से बढ़ चढ़ कर किया। लड़के वालों ने भी अपनी होने वाली बहू के लिए उसके मनपसंद गहने और कपड़े लिए। शादी में खूब धूम धड़ाका हुआ। दोनों परिवार बहुत खुश थे, क्योंकि लड़के वाले और लड़की वालों के खानदान में फिलहाल यह आखिरी शादी थी। लड़की के पिता ने जो भी दहेज का सामान दिया उस दिन तो लड़के वालों ने रख लिया, लेकिन दूसरे दिन ही लड़के की बहन ने कहा कि वॉशिंग मशीन तो आ गया है, वो ठीक है, लेकिन कपड़े तुम्हें हाथ से ही धोने पड़ेंगे आरती। अभी आरती के हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी थी कि उसकी ननद ने यह फरमान जारी कर दिया कि कपड़े हाथ से धोने हैं। ससुर जी ने भी अपनी बेटी की बात का समर्थन किया और कहा कि अगर कपड़े वॉशिंग मशीन में धोगी तो वे खराब हो जाएंगे। कितने सपने, कितने अरमान लेकर आरती अपने ससुराल आई थी, पर पहले दिन ही उसके सारे अरमान टूट गए। आरती मन ही मन सोचने लगी कि अभी तो ससुराल में कदम भी ठीक से नहीं रखा है और दीदी की दखलंदाजी शुरू हो गई। इसी तरह चलता रहा तो मैं कैसे अपना जीवन निर्वाह करूंगी। आज आरती की ससुराल में पहली रसोई की रस्म थी, तो उसने अपने ससुर जी से पूछा, पापा जी मीठे में क्या बनाऊं, क्योंकि उसकी सास तो थी नहीं। तब भी ननद तपाक से बोली, तुम दाल का हलवा बना लो। आरती का गुस्सा तो इतनी जोर से आया, लेकिन फिर भी वह खून का घूंट पीकर चुपचाप चली गई और दाल का हलवा बनाने लगी। सबने हलवा खाया और उसकी बहुत तारीफ की। ससुर जी ने भी पूछा बेटी से कि नेग में क्या दूं। यह भी उन्होंने अपनी बेटी से चुपके से पूछा, तो बेटी ने कहा कि 2 सिक्के दे दीजिए, अब तो काटो तो खून नहीं। आरती को मन ही मन बहुत गुस्सा आ रहा था कि हर छोटी से छोटी चीज में ननद से क्यों पूछना, क्या वो हमारे घर की मालकिन है। अब तो यह रोज का हो गया। सुरभि आरती की ननद महीने में 15 दिन अपने पति और बच्चों को छोड़कर अपने मायके ही पड़ी रहती थी। हर बात में रोकना टोकना उसका बढ़ता ही जा रहा था। सारा दिन हाथ धोकर आरती के पीछे पड़ी रहती, एक भी काम में हाथ नहीं बटाती थी। दूर बैठे बस उपदेशों की गाथा हमेशा चालू रहती थी उसकी। ऐसे मत करो, ऐसे मत उठो, ऐसे मत बैठो, पापा जी के सामने घूंघट करके जाया करो। इतना ही नहीं, शादी के 1 हफ्ते बाद भी सारे गहने लेकर उसने अपने अलमारी में रख दिए। एक गहना भी आरती के पास नहीं छोड़ा। आरती को बहुत बुरा लग रहा था, फिर भी वह चुपचाप थी। नई नवेली दुल्हन के कानों में और गले में कुछ तो होना चाहिए था। आरती के पिता ने भी सोने के फूल सेट डाली थी
और उसके ससुराल वालों की तरफ से भी उसे 1.5 सीट मिली थी, लेकिन उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता था जैसे वह नई नवेली दुल्हन नहीं बल्कि कोई काम वाली बाई हो। धीरे धीरे सुरभि की दखल अंदाजी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। उसे आरती का अपनी पसंद का बनाकर खाना या बाहर से मंगवाकर खाना भी पसंद नहीं आ रहा था। वह चाहती थी कि घर में अगर खाना भी बने तो उसकी पसंद का बने। जब वह कुछ बाहर से मंगवाती या घर में बनाती तो कहती, जो सब खाएंगे वही तुम्हें भी खाना होगा आरती। और जब आरती कहती कि दीदी क्या मैं खाना भी अपने पसंद का नहीं खा सकती, तो सुरभि कहती, आरती ये सब मैं तुम्हारे भले के लिए ही कह रही हूँ। तुम फास्ट फूड खाओगी तो मोटी हो जाओगी। आरती का जीना मुश्किल हो गया था। बस सारा दिन नौकरानी की तरह काम करो और घर में पड़े रहो, ना अपने मन का खा सको और ना अपने मन का पहन सको। कहीं पास पड़ोस में किसी से बात नहीं करने देती। रिश्तेदारों का फोन आता तो टाल मटोल कर बात कर नहीं करवाती। हर समय सास बनकर आरती पर अपनी हुक्म चलाती। अभी शादी को 2 महीने ही हुए थे, पर आरती इस तरह मुरझा चुकी थी मानो शादी को 5-6 साल हो गए हो। आरती अब पूरी तरह से उंधिया चुकी थी। उसका जीना पूरी तरह से मुश्किल हो चुका था। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। तभी उसने रूपेश से कहा कि मैंने पिताजी को फोन कर दिया है, मैं अपने मायके जा रही हूँ, क्योंकि दीदी की जातियाँ दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही हैं। अब और मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। पापा जी उन्हें कुछ नहीं कहते, हर समय मुझ पर जुल्म ढाती रहती हैं। ना मुझे चैन से कुछ खाने देती हैं और ना ही पहनने देती हैं। आते ही मेरे सारे गहने रख लिए उन्होंने। कोई नई नवेली दुल्हन के साथ भला ऐसा करता है क्या? मुझे किसी से बात नहीं करने देती। हर वक्त चाहती हैं कि मैं घर की 4 दीवारी में बंद रहूं, ना कहीं आऊं ना कहीं जाऊं। रुपेश ने कहा, तुम ठीक कह रही हो, मैंने भी देखा है। दीदी को बहुत समझाने की भी कोशिश की, लेकिन वह समझने के लिए तैयार ही नहीं है। अब कुछ ना कुछ कड़ा कदम उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो नहीं चलेगा। मैं बस चुप इसलिए था क्योंकि मैं अपने पिताजी का इकलौता बेटा हूँ। आज अगर मैं उन्हें बुढ़ापे में अकेले छोड़कर जाऊंगा तो दुनिया मुझे भी बुरा भला कहेगी और उन्हें भी। लेकिन अब बहुत हो गया। मेरा आखिर तुम्हारे प्रति भी तो कोई फर्ज है, कोई जिम्मेदारी है। तुम अकेले इस घर से नहीं जाओगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम चलो मेरे साथ। आज पापा से बात कर ही लेता हूँ। पापा अब बहुत हो गया। आप अपने आंखों पर कब तक पट्टियाँ चढ़ा कर रखेंगे? आपको सही या गलत कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतने दिनों से क्या हो रहा है घर में? अब आप यह सोच कर बता दे कि आपको बुढ़ापे में अपने बेटे बहू के साथ रहना है या बेटी की बात सुनकर बसे बसाए घर को उजाड़ना है। इस बात पे श्रीधर जी ने कहा, ऐसा क्या हो गया बेटा जो तुम इस तरह बात कर रहे हो मुझसे? क्या हुआ क्या नहीं हुआ यह पूछिए पापा। दीदी ने मेरी पत्नी की क्या हालत कर दी है। अरे इतना बुरा व्यवहार तो कोई जानवर के साथ भी नहीं करता है जो वह मेरी पत्नी के साथ कर रही है। आते ही इसके सारे गहने अपने पास जब्त कर लिए। मेरी पत्नी को देखकर ऐसा लगता है कि कोई काम वाली नौकरानी हो। न मन का खाने देती है, ना ही पहनने देती है और ना ही किसी से बात करने देती है। अरे उनको तो यह सोचना चाहिए कि नई नवेली दुल्हन सजी सवरी अच्छी लगती है। अगर उनके ससुराल में उनकी ननद भी उनके साथ ऐसा व्यवहार करे तो कैसा लगेगा उन्हें। यह सब सुनकर सुरभि रुपेश की बहन बोली, मुझे क्या परी है, वह तो घर में माँ नहीं है। इसके लिए पापा ने मुझे सब जिम्मेदारी दी है, इसलिए मैं तो बस अपनी जिम्मेदारी निभा रही थी। आप इसे जिम्मेदारी निभाना कहती हैं दीदी? आप जिम्मेदारी नहीं निभा रही थी, आप तो जुल्म कर रही थी अपनी बहू पर। खैर छोड़िए पापा, दीदी ज़्यादा बकवास करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं भी आपको बहुत दिनों से समझा रहा हूँ। जब तक दीदी की दखलंदाजी यहाँ चलेगी हमारा रहना मुश्किल है। आप मेरी पत्नी के गहने दे दीजिए और सोच कर बता दीजिएगा कि क्या करना है। मैं आपको 1 महीने का वक्त देता हूँ कि आपको हमारे साथ रहेंगे या नहीं। इतने में आरती के पापा भी आ जाते हैं और कहते हैं, दामाद जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जिस घर में बेटियों की चलती है वो घर कभी नहीं बसते। आप एक बार ठंडे दिमाग से सोचिएगा जरूर कि आप गलत कर रहे हैं या सही। समधी जी आप यहाँ अचानक?
नहीं नहीं, मैं अचानक नहीं आया, मुझे मेरी बेटी ने बुलाया है। मैं तो बहुत पहले ही आना चाहता था, पर मेरी बेटी ने मुझे रोक दिया, क्योंकि हमने अपने बच्चों को संस्कार ही ऐसे दिए हैं कि वो जब तक पानी सर से ऊपर ना हो जाए बर्दाश्त करते हैं। आप लोगों ने मेरी बेटी की क्या हालत कर दी है, सिर्फ 2 महीने में। अरे हमारे घर में भी बहू है, लेकिन हमारे भगवान जानता है कि हमने हमेशा उसे अपनी बेटी ही माना है। आपने तो बहू को भी बेटी समझना तो दूर, उसे बहू भी नहीं समझा, उसे तो बस नौकरानी बनाकर रख दिया। मुझे तो शर्म आती है समधी जी आपकी सोच पर। खैर छोड़िए, आपसे कुछ आशा करना ही बेकार है। आरती बेटा, तुमने क्या सोचा है? अपना पैकिंग शुरू कर लो, मैं तेरा बाहर इंतजार कर रहा हूँ। तब रुपेश ने कहा, पापा आप मुझे अपने साथ नहीं ले जाएंगे क्या? तो श्याम नारायण जी, रुपेश के ससुर जी ने कहा, क्यों नहीं बेटा, ये तो हमारी खुशनसीबी है कि हमारी बेटी को इतना अच्छा पति मिला है जो उसके सुख दुख में उसके साथ है। तो पापा जी बस 10 मिनट का वक्त दीजिए, सिर्फ आपकी बेटी ही नहीं, बेटा भी आपके साथ चलेंगे। रुपेश ने कहा। रुपेश और आरती दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे थे। रुपेश अपने पिता से पापा ने कहा, पापा मैं आपसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या आप दीदी को घर का प्रधान बनाकर घर को तोड़ेंगे या अपने बेटे बहू के साथ रहेंगे? तो श्रीधर जी ने कहा, जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। रुपेश ने कहा, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, मेरी पत्नी के गहने दे दीजिए। तो श्रीधर जी ने अपनी बेटी से कहा कि बहू जो अपने मायके से लाई थी वो रुपेश को दे दो। रुपेश ने कहा, सिर्फ मायके वाले ही क्यों, ससुराल वाले क्यों नहीं? श्रीधर जी ने कहा, ज्यादा सवाल जवाब मत करो, कहा ना नहीं मिलेंगे। तो रुपेश ने कहा, ओ ये आग भी दीदी की लगाई हुई होगी। खैर छोड़िए, जब भी आपको लगे कि आपने गलत किया अपने बेटे बहू के साथ और आपको प्रायश्चित करना हो, तो हमारे घर के दरवाजे आपके लिए हमेशा के लिए खुले हैं। यह कहानी नहीं हकीकत है। अक्सर बहुत से घरों में ऐसा होता है जहाँ बेटियों की चलती है, जिसके कारण घर टूट जाते हैं। माता पिता को हमेशा यह सोचना चाहिए कि काम हमारे बहू बेटे ही आएंगे, इसलिए उनके साथ संबंध प्रेम पूर्वक बनाए रखें, ना कि बेटी के बहकावे में आकर बिना किसी कारण बेटे बहू के साथ जाति करनी चाहिए। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।